बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चार मौजूद हैं जिन पे बात करनी है। एक तो ये कि जनाब जुडिशल कमीशन ने मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी को, जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। जुडिशल कमीशन के इजलास की अंदरूनी कहानी हम आपके सामने रखेंगे और फिर ये भी बताएंगे कि चार रिटायर्ड जजों को जुडिशल कमीशन का मेंबर क्यों मुकर्रर किया गया है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए रोज तनाज़ा खड़ा होता रहता है जनाब, जजों की सीनियरिटी का, जनाब बाहर से जज क्यों आ गए। ये तनाज़ा क्या आइंदा हफ्ते ख़त्म होने वाला है। और फिर एक जज साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनकी मुबैना जाली डिग्री का मामला है और स्टे हो चुका हो गया सिंध हाई कोर्ट से, तो वो मामला दोबारा सार उठाने लगा है। इस पर बात करेंगे। पीटीआई वालों ने इज्तिमाई तौर पे जनाब बैकफुट जाने का फैसला कर लिया है और जनाब सोशल मीडिया और खुद साख्ता तर्जमान, जिनमें इमरान खान की बहनें भी शामिल हैं, उनकी जबानबंदी कर दी है, या फिर ये कह सकते हैं कि उनसे इजहार लाताल्लुकी कर दिया है। ये क्या मामला है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक और खबर है कि जनाब वज़ीर आज़म जो हैं वो बेलारूस का दौरा करके पहुंच गए हैं निजी दौरे पे बरतानिया। इस हवाले से हुकूमत दावे कर रही है जनाब बड़ा कामयाब दौरा रहा है। दूसरी तरफ पीटीए वाले जो हैं वो शोर मचा रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि जनाब पूरा टब्बर गया से, यानी पूरी शरीफ फैमिली पहुंची हुई थी बेलारूस। मियां नवाज शरीफ साहब भी थे ना वहां पे, तो वो जनाब फजूल एक दौरा था जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। पहली बात तो ये है कि हम गोश्त गुजार कर रहे हैं, इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ कि असल मामला क्या है, ये पूरा टब्बर क्यों गया। जी आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल 2024 के आखिरी महीनों में वो पाकिस्तान का दौरा किया था बेलारूस के सदर ने, तो उसके बाद वो खुसूसी तौर पे नवाज शरीफ से मिलने के लिए आए थे और बड़ी गर्मजोशी की तस्वीरें, फुटेजेस आपने देखी होंगी कि बड़ी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ऐसे जैसे बड़े पुराने बिछड़े हुए कोई भाई हैं। तो वो उनकी मुलाकात हो रही है, इस तरह की सूरत हाल थी। अब मेरी इतला के मुताबिक कि नवाज शरीफ को खुसूसी तौर पे दावत दी थी उन्होंने कहा जनाब नवाज शरीफ को, यानी बड़े भाई को साथ लेके आना, बेलारूस के सदर ने ये कहा था। और मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब है और जो वहाँ महदे हुए हैं, जिन मामलात पे गुफ्तगू हुई है, उनसे पंजाब का भी बड़ा ताल्लुक है। आपने माजी में भी देखा होगा, खासतौर पर जब चीन के दौरों पर जाते थे हमारे हुक्मरान, तो वो वज़ीर आला को साथ ले जाते थे, क्योंकि सवाई मामलात जो वहाँ उन्होंने सरमायाकारी करनी होती थी, वो ताकि सूबों के एतमाद में लेके मामला जो है वो आगे बढ़ाए जा सके। अब आप जो मैंने कहा ना कि जनाब खुसूसी तौर पर दावत दी गई थी नवाज शरीफ को, आपने प्रोटोकॉल चेक किया? वो जो कह रहे हैं जनाब ये पूरा टब्बर ही चला गया है, पूरा टब्बर कौन सा प्रोटोकॉल दिखा है आपने? प्रोटोकॉल में सर वजीर आजम से पहले मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल कर रहे हैं बेलारूस के सदर, और वो किस गर्मजोशी से मिल रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा लें नवाज शरीफ की अहमियत का। नवाज शरीफ जो है वो, मैं पहले भी अर्ज करता रहता हूं कि जनाब वो मुल्क की सियासत से बालातर एक लीडर हैं। कोई भी मामला हो, वो एक मुदब्बर की हैसियत से दीगर ममालिक के साथ उनके रवाबत हैं, फैमिली टर्म्स हैं उनके। तो ये बर्दवान के साथ उनके जो फैमिली है, उनके साथ इनके फैमिली टर्म्स हैं। भारतीय जो वज़ीर आज़म हैं वो पाकिस्तान आते थे, इनके दौर में आते थे, वो यूं ही ये गए हैं। तो जनाब कश्मीर वाला वो मामला जो है वो भी इमरान खान साहब जनाब ने उनके हैंड ओवर कर दिए, ठीक है जनाब, फिर चुप करके बैठ गए। अगर अरब ममालिक के साथ कोई मामला बिगड़े हुए हों तो फिर नवाज शरीफ से याद आ जाता है। बलूचिस्तान में मामला बिगड़े हुए हों तो जनाब नवाज शरीफ से आकर दरखास्त की जाती है, जनाब नवाज शरीफ साहब आप कुछ करें, अपना किरदार अदा करें। ये ठीक है कि शरीफ फैमिली के बहुत सारे लोग जो हैं बेलारूस के दौरे पे थे और फिर इस्तकबाल भी किया, फिर वो जो सरकारी मीटिंग्स थी उनमें भी वो लोग शरीक हुए हैं। अब मरीम नवाज मैंने अर्ज कर दिया कि पंजाब की वज़ीर आला हैं, असाकदार अगर के समधी हैं मियां नवाज शरीफ के, लेकिन वो नायब वज़ीर आज़म भी हैं। फिर हसन नवाज भी वहाँ पे थे, नवाज शरीफ के साहबजादे, उनका तारुफ करवाती हैं मरीम नवाज, और फिर मरीम नवाज की बेटी भी वहाँ थी। तो मरीम नवाज फिर वहाँ से तुर्किया चली गई। अब जो इनके साथ ताल्लुकात हैं ना हमारे बेलारूस के साथ, ये 94 में डेवलप होना शुरू हुए थे और उसके बाद से अब तक, इस दौरे से पहले तक
80 से ज़ायद हमारे मुख्तलिफ माहदे उनके साथ हो चुके हुए हैं। जब पिछले साल नवंबर 2024 में आए थे बेलारूस के सदर, तो फिर उनकी हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक 2025-2027 सावन का रोड मैप जो है वो तय हुआ था, उस पर दस्तखत हुए थे। उसी रोड मैप के तहत जो है ये मामला जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1,60,000 हुनरमंद जो हैं, नौजवान पाकिस्तानी, वो मादा हुआ है, वो बेलारूस जाएंगे, वो पैसे भी कमाएंगे, मुफ्त में उन्हें रहाइश भी मिलेगी, खुराक भी उनके ज़िम्मे होगी, और फिर वो तरबियत भी हासिल करेंगे वहां से, और फिर वहां उनकी बेलारूस की जो तमीर और तरक्की है उसमें अपना किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा वहां जो माहदे हुए हैं, एक तो फौजी तावन वाला है, जो फौजी या दफाई साजो सामान होता है, इस हवाले से दस्तखत हुए हैं। पर वहां की जो ट्रैक्टर साजी की सनत है, वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मुंतकिल करेंगे, और मेरा ख्याल है वो पंजाब में इस हवाले से यूनिट वगैरह जो है वो लगाए जाएंगे। फिर उसके बदले पाकिस्तान जो उनको टेक्सटाइल जो है उसमें सहूलतकारी करेगा, टेक्नोलॉजी देगा, और फिर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के दीगर जो मैदान हैं उनकी मुंतकिली, सनती शराकतदारी जिसको कहते हैं, वो बहुत सारे मामलात हैं। तजारत का एक मामला है, ये तय हुए, ये माहदे हुए। अब बेलारूस का मसला ये है कि बेलारूस में जो आबादी है ना, अफरादी कुव्वत जो है उसकी कमी है। आपको याद होगा कि चेरनोबिल का जो एटमी प्लांट था, वहां से तापकारी खारिज हो गई थी एक मरतबा, तो बड़ा नुकसान हो गया था। तो अभी तक उसके असरात जो है वो बाकी हैं, और सूरत हाल ये है आबादी की वहाँ कि जो मर्द हैं उनकी तादाद जो है वो ख़वातीन से कम है। ख़वातीन और मर्दों की आबादी का जो तनासब है ना, वो 80-100 है, यानी कि मर्द जो हैं वो 20% कम हैं ख़वातीन से। तो ये हमारी सूरत हाल, तो इससे अगर पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहा है, अगर टब्बर चले गया और पाकिस्तान की बेहतरी वास्ते कोई कम करके आ गए ने, तो इन्होंने की तकलीफ आ। और दूसरी बात यह कि जुडिशल कमीशन का इजलास था, और उसमें ये फैसला किया गया कि जनाब अली बाकर नजफी साहब जो हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, वो इस वक्त तीसरे नंबर पे हैं। वो सीनियरिटी चेंज होगी ना, वैसे तो वो दूसरे नंबर पे थे, अगर आलिया नीलम साहबा चीफ जस्टिस ना होती तो वो दूसरे नंबर पे होते। तो 5 जजों के नामों पे गौर होना था, और 2 जज जो हैं वहां सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने थे। ये इनका नाम इससे पहले ये 3 मरतबा नजरअंदाज हो चुका हुआ है। सबसे पहले जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ही के दौर में ये इन्होंने जाना था जनाब, सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 जजों के नामों पे गौर हुआ था, तो उनमें अली बाकर नजफी और शुजात अली खान साहब जो हैं उनके नाम भी थे। लेकिन इनके नाम जो है वो नजरअंदाज कर दिए गए, बल्कि इनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे दी गई। अली बाकर नजफी साहब, एक तो उनका वो मामला था ना, अपने बेटे को प्रोटोकॉल दिलवाने के लिए खत लिख दिया था उन्होंने हमारी वजारत खारजा को, उसमें बड़ा रौशला बढ़ गया था, बाद में खत वापस ले लिया था इन्होंने। इसके अलावा जो मसला था ना, वो ये था कि जो इलेक्शन के मामला थे, तो इन्होंने जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। तो वे सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो उन्होंने कहा जनाब ये तो पूरा इलेक्शन ही स्टे कर दिया इस बंदे ने, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का हुक्म दिया हुआ है, और इन्होंने ये एक हुक्म जारी करके, हुक्म इम्तनाई जारी करके, और दीगर सूबों में जो आरओज तैनात किए गए थे उनका नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। तो ये काजी साहब कह रहे थे इनके खिलाफ तो मामला जाना चाहिए जुडिशल काउंसिल में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। लेकिन बहरहाल वो कहा गया जनाब ये तो मामला यहाँ तक के रखे, वो तो भी वहां तो ये तभी तो जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है। और शुजात अली खान साहब के हवाले से भी कुछ मामला ऐसे ही थे, उनके खिलाफ भी ऑब्जर्वेशन थी। वो डस्के वाला इलेक्शन वाला जो मामला था, वो इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई शुरू की, वो जो लोग जो हैं गायब शब हो गए थे उनके खिलाफ, जो ऑफिसर्स वगैरह थे, तो वो जनाब इन्होंने हुक्म इब्तदाई जारी कर दिया। बाद में शायद ये छुट्टी पे चले गए, वो मामला लटका रहा। हमारे इनके हवाले से भी मुख्तलिफ चीज़ें जो थी, तो अब इन्होंने, अच्छा एक तो ये मरतबा एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा जब चीफ जस्टिस बनना था वो भी काजी साहब ही का दौर था, तो फिर उस वक्त भी इनको नज़रअंदाज किया गया, और आलिया नीलम साहबा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर कर दिया गया। उसके बाद ज़ियाई अफरीदी साहब चीफ जस्टिस हो गए, तो उनकी सरबराही में जो इजलास हुआ, जो पिछला इजलास था, उसमें ये लाहौर हाई कोर्ट के 5 जज जो हैं ये कंसिडर किए गए सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए। लेकिन वो बेल जो है वो मुंडे नहीं चढ़ सकी थी। ये जो दोनों थे ना, अली बाकर नजफी साहब और शुजात अली खान साहब, इनके नामों का कोई फाइनल नहीं हुआ था, कहा जनाब बाद में फिर इनको देख लेंगे। तो शुजात अली खान साहब ने तो दरखास्त भी दी थी जनाब कि जनाब मेरे
खिलाफ जो ऑब्जर्वेशन हैं वो ख़त्म कर दी जाएँ। और अली बाकर नकवी साहब के हवाले से उस वक्त जो वज़ीर कानून थे, आज़म ज़ीर तारड़ साहब, अटॉर्नी जनरल साहब, ये जनाब बार-बार इसरार कर रहे थे, जनाब पिछला चैप्टर क्लोज़ है, ये नई मीटिंग है, ये पुरानी ऑब्जर्वेशन को छोड़ें जनाब, कि 2 दफ़ा नज़रअंदाज हो गए, तो जनाब इनको आप करें। तो अख्तर हुसैन जो थे, वो थे पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे वहाँ, तो उन्होंने मुखालफत की। फिर वहाँ रौला-शोला बढ़ गया, तो उन्होंने कहा चलो जनाब इसको ना अगले इजलास में इस मामले को देख लेते हैं। अब इस इजलास में उस वक्त एहसन भून साहब वो रिजाइन कर गए, अख्तर हुसैन साहब उन्होंने रिजाइन कर दिया बाद में, तो एहसन भून साहब जो हैं वो आगे जनाब मेंबर बन गए जुडिशल कमीशन के पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से। तो जब उनका तकर्रर हुआ तो उस वक्त ये जो है कह लें आपके ये तश्तज़बाम हो गई बात कि जुडिशल कमीशन के आइंदा इजलास में अली बाकर नकवी साहब की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी हो जानी है, और ऐसा ही हुआ। वजह उसकी ये है कि अली बाकर नकवी और मोहम्मद एहसन भून साहब जो हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन हैं, उनके आपस में बड़े गहरे रवाबत हैं। इसके अलावा एक और भी इनके दरमियान ताल्लुक है कि इनके जो वालिद थे ना मरहूम अली हुजूर नकवी साहब, अली बाकर नकवी के वालिद बड़े वकील थे, और वो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ाया करते थे, और एहसन भून साहब जो हैं उनके शागिर्दों में रहे हैं, शागिर्द रहे। इस हवाले से भी ये मामला जो है, और फिर ऐसा ही हुआ। एक तो ये कि शजात अली खान साहब की जो दरखास्त थी वो तो मुतफ़िका तौर पे मंजूर कर ली कि ठीक है जनाब ओके, इनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन वगैरह जो वो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अगले इजलास में देखें क्या होना। लेकिन अली बाकर नकवी साहब की जो है वो मंजूरी दे दी गई है, और ये 13 अरकान है आपके में, तो 9-4 के साथ ये फैसला हुआ है। 9 लोगों ने ये फैसला दिया कि ठीक है जनाब ओके, मंजूरी दे दी इस बात की कि अली हुजूर नकवी साहब के जो साहबजादे हैं अली बाकर नकवी साहब, वो जनाब सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। तो 4 लोग जिन्होंने मुखालफत की है, ये जो चीफ जस्टिस और मंसूर अली शाह साहब जो हैं, ये एक पेज पे नजर आए हैं। अब 4 लोग जो हैं जिन्होंने मुखालफत की है, वो जनाब चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब उन्होंने मुखालफत की है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मुखालफत की है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने मुखालफत की है, और जस्टिस जमाल खां मंदोखेल साहब उन्होंने मुखालफत की है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जो पीटीए वाले ज़ाहिर है जो 4 पार्लियामेंटेरियन भी जुडिशल कमीशन के मेंबर है ना, जिनमें 2 लोग जो पीटीआई के हैं, एक सेनेटर अली जफर साहब और दूसरे बैरिस्टर गौहर साहब, वो उस इजलास में मौजूद थे। वो हमेशा उस तरफ उनका वोट होता है जिस तरफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब होते हैं, लेकिन इस मरतबा उन्होंने जनाब वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल जिस तरफ थे ना, उस तरफ उन्होंने वोट दे दिया। यानी उन्होंने भी अली बाकर नकवी साहब की हमायत में, जो उनके हक में वोट दिया। ये पहली मरतबा हुआ है। 26 महीने तरमीम के बाद हमेशा ये जो पीटीए वाले हैं ये मुखालफत करते थे हर इशू पे। जिस तरफ वज़ीर कानून खड़े होते थे या अटॉर्नी जनरल खड़े होते थे, ये उसके उल्ट जाते थे, सैयद मंसूर अली शाह साहब की तरफ। इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। इससे आप अंदाजा लगा लें कि जनाब मामला जो हैं वो किस हद तक हुकूमत जो है वो कंट्रोल हासिल कर चुकी है मामला में। और दूसरी बात यह है कि जनाब 4 जो है ना रिटायर्ड जजेस, उनको जुडिशल कमीशन का मेंबर बनाया गया। अब लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं कि जनाब ये कैसे बना दिया गया, इनको कैसे जनाब मुकर्रर किया जा सकता है रिटायर्ड जजों को। सर जी ये 4 हाई कोर्ट जो है ना, जैसे सिंध हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, और पेशावर हाई कोर्ट है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनमें कायम मुकाम चीफ जस्टिस साहबान है, मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहबान नहीं है। और आइन का आर्टिकल 175 ए वो ये कहता है कि अगर किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अवेलेबल ना हो तो फिर जो कमीशन है वो रिटायर्ड जज को या रिटायर्ड चीफ जस्टिस को नामजद कर सकता है। इसलिए ये 4 जज जो हैं इनकी नामजदगियां हुई हैं। इनमें जनाब बलूचिस्तान के लिए नज़ीर लांगू साहब, शौकत अजीज, सबसे ज्यादा अहम मामला जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। वहां तनाजा तो फटे फुटे पड़े हुए हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नुमाइंदगी करेंगे, और ये वही शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हैं जिन्हें वो जो साकब निसार साहब वाली जुडिशल काउंसिल थी उसने निकाल दिया, और बाद में फिर उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम किया था, लेकिन बहाली नहीं हो सकी थी
क्योंकि रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच गए थे, लेकिन इनको फिर वो रिटायरमेंट की तमाम मुराद ये सारी जो है इनको मिल गई थी। और फिर सिंध हाई कोर्ट की नुमाइंदगी करेंगे जनाब जस्टिस मकबूल बाकर साहब, और पेशावर हाई कोर्ट की नुमाइंदगी जो है वो करेंगे जस्टिस रिटायर्ड शाकरुल्लाह जान साहब। ये इसलिए 4 लोग जो हैं ये मुकर्रर किए गए हैं। और ये मामला इस सवाल के साथ भी जुड़ा हुआ है कि जो सीनियरिटी का एक पड्डा पड़ा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या ये तनाज़ा आइंदा हफ्ते ख़त्म होने वाला है? आपके इल्म में होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहबान जो हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दी हुई है कि जनाब ये जो सीनियरिटी वाला इशू नहीं बन गया हुआ कि जनाब सरफराज डोगर साहब गए थे लाहौर हाई कोर्ट से, खादम हुसैन साहब जो हैं वो आए थे सिंध हाई कोर्ट से, और इसी तरह बलूचिस्तान हाई कोर्ट से एक जज साहब जो हैं वो आए थे, और फिर सीनियरिटी का नए सिरे से तयन किया गया था। और जो सरफराज डोगर साहब हैं वो सीनियर तरीन जज जो इस वक्त जो हैं वो सीनियर तरीन जज हैं। और ये जज साहबान जो हैं मोहसिन अख्तर कैनी साहब हो गए, सरदार एजाज साख साहब हो गए, तारक महमूद जहांगीरी साहब हो गए, बाबर सत्तार साहब हो गए, और वो जो खातून जज हैं रिफत सुमन साहबा वो हो गए। उन्होंने एक दरखास्त दी है 5 जजों ने कि जनाब ये जो है ना इनको नए सिरे से हल उठाना होगा, ये सीनियरिटी जो है ना वो पीछे से नहीं लेके आ सकते, सीनियरिटी का तयन जो है यहाँ से होगा, यानी जूनियर जज होंगे। वो केस जो है ना वो लग गया 14 अप्रैल को 5 रुकनी आईनी बेंच के सामने, और उसको हेड करेंगे मोहम्मद अली मदर साहब, और दीगर अरकान में होंगे जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, जस्टिस शाद बिलाल साहब, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहवर साहब और जस्टिस शकील अहमद साहब। लेकिन इससे भी बढ़ के एक और बात है कि ये जो मैंने कहा ना कि 4 हाई कोर्ट्स जो हैं इस वक्त उनमें कायम मकाम चीफ जस्टिस साहबान काम कर रहे हैं, तो उन हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहबान के तकर्रर के लिए ये 18 तारीख को 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास भी बुला लिया गया है। उनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जनाब शायद 18 से पहले पहले ये जो आईनी बेंच है इस हवाले से कोई ना कोई फैसला जो वो जारी कर दे। और उस इजलास में 3 जो सीनियर तरीन जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके नामों पर गौर होगा चीफ जस्टिस मुकर्रर करने के लिए। एक तो सरफराज डोगर साहब जो हैं इस वक्त कायम काम चीफ जस्टिस हैं, और मेरे ख्याल में कुर्रा जो है ना वो इन्हीं के नाम निकल रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि जनाब जो हुकूमत से तल्लक रखने वाले अरकान हैं जुडिशल कमीशन में वो इस वक्त जो हैं वो गालिब अक्सरियत रखते हैं या वो हावी हो चुके हुए हैं, तो सरफराज डोगर साहब जो है इनका कुर्रा निकलता हुआ नजर है। लेकिन और लोग जो हैं फिर जो गुलशन औरंगजेब साहब हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग जज के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेंथ जो है उनका नाम भी ज़ेरे गौर आएगा। और उसके बाद उससे पहले बल्कि मोहसिन अख्तर कैनी साहब जो हैं ये 3 नाम है। उसके बाद जनाब अगर गुलशन औरंगजेब साहब का नाम जो है वो ज़ेरे गौर नहीं आता, ये कह दिया जाता है जनाब वो तो चलो सुप्रीम कोर्ट के की स्ट्रेंथ पे इस वक्त है नहीं, लेकिन वो तो फिर जो तारक महमूद जहांगीरी साहब हैं जनाब उनका नाम जो है, इनका नाम नहीं आना वैसे, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ, एक इम्कान ज़ाहिर कर रहा हूँ। लेकिन मसला यह है कि तारक महमूद जहांगीरी साहब की जो डिग्री है ना LLB की, उसके वाले से एक स्कैंडल जो है आपके लिए होगा आया था, और फिर जो है वो जो कराची यूनिवर्सिटी है ना इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी, और फिर डिग्री मनसूखी के लिए इजलास जुलूस हो रहे थे सिंडिकेट वगैरह के, तो फिर उन्हें जनाब 2 वकीलों ने चैलेंज कर दिया सिंध हाई कोर्ट में, और सिंध हाई कोर्ट ने जनाब ये स्टे कर दिया, हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया इस मामले पे। वो जो कराची यूनिवर्सिटी है ना उसने अब सिंध हाई कोर्ट में एक दरखास्त दे दी कि जनाब बड़ी देर हो गई है, ये जुलाई 2024 की मेरे ख्याल बात है, जुलाई या अगस्त की बात होगी, जुलाई की बात है 12। तो उन्होंने जनाब कहा जनाब बड़ी देर हो गई, स्टे किया है तुसी इस केस में किसी पास से लाओ, जल्दी फैसला करो। उन्होंने अगली हियरिंग के लिए ना वहां सिंध हाई कोर्ट में एक दरखास्त दी थी, ये तो ठीक है। अब जो यहाँ हो रहा है जजेस जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ जो है ऑब्जर्वेशन देते हैं, खास तौर पे जो ये 5 जज जिन्होंने खत लिखा हुआ है, तो खत क्या लिखा हुआ है, जिन्होंने खत भी लिखा और जिन्होंने पिटीशन फाइल की हुई है, तो वो जनाब चीफ जस्टिस साहब वाला जब मामला आता है ना, कोई यानी बेंच तब्दील हो गया, जो कुछ चोर हो गया, कोई सिंगल बेंच का केस जो है वो डिवीजन बेंच में चला गया, तो वो जनाब उसके खिलाफ फैसले दे रहे हैं। अब जो ताज़ा तरीन फैसला है वो जनाब अच्छा एक तो ये है ना कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स है ना वो एक खास माइंडसेट के साथ काम करते हैं। वो जो खत लिखने वाले जजेस हैं ना उनके साथ है, उनके
पता नहीं क्या मामला है, लेकिन वो उनकी फेवर में, वो जो है इनकी खबरें शबरें है ना, वो एक ही पहलू जो है ना, वो पूरी खबर नहीं बताते। अब ये जो दो रुकनी बेंच जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिन्होंने ये फैसला जारी किया, मोहसिन अख्तर कैनी साहब और सरदार एजाज रसाक साहब, ये कहा, इन्होंने ये कहा कि जनाब जज अगर इनकार कर दे तब तो ठीक है कि जी वो नया बेंच बन सकता है, लेकिन ये जो और वो डिप्टी रजिस्ट्रार जो है उसका इख्तियार है जनाब, अगर एक दफा लग जाए तो उसके बाद जनाब कास्ट लिस्ट वगैरह जारी, रोस्टर अगर बन जाए जजों का, तो उसके बाद फिर जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार का इख्तियार है, जनाब हाई कोर्ट रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। जनाब ये केस था, ये सिंगल बेंच का केस था, पार्ट हर्ड था, और ये हमारे पास लग गया, जिन्हें लगना चाहिए, और उनका आइंदा डिप्टी रजिस्ट्रार को कहा कि जनाब रूल्स को फॉलो किया जाए, और शायद ये जो चीफ जस्टिस हैं उनको सही जो असिस्ट नहीं करते इस मामले में, तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने एक डायरेक्शन दे दी है जनाब आइंदा। लेकिन एक चीज जो है वो ये देखने वाली है कि अगर एक जज है, ये बात नुमाया नहीं करेगा कोई भी, एक जज जो है सिंगल बेंच, वो ये कहता है कि मेरे पास टैक्स के और दीगर कुछ बताता है कि इस नौयत के जो मुकदमात है ना मेरे पास ना लगे, तो फिर वो कहते हैं जनाब वो जज बताएगा, रीडर तो पूछो कि केड़े केस जो तो जज ने लिख के देता, तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस अगर समझते कि डिवीजन बेंच ला देने हैं तो की खराबी है, लेकिन इस चीज ने, इस नुकते को कोई नहीं चुकेगा। चुकेगा जनाब सिंगल बेंच का मामला डीबी में भेज दिया, डीबी का जनाब फुल बेंच में भेज दिया और जनाब अपने पास लगा ली, इस तरह की बातें करेंगे। अब ये वहां उस फैसले में ये कहा गया कि जनाब एक केस इसी तरह जनाब वो लग गया एजाज रसाक साहब के बेंच में, तो वो कहते हैं अब 16 तारीखा हो गई होती हैं, 16 तारीखा पै गई हैं हम तक। ये तो बता दिया कि केस 16 तारीखें पड़ गई, लेकिन एक और केस है जो मैंने कहा ना मुबैना जाली डिग्री वाला केस है सर, 2 लाइनों की जजमेंट चाहिए उसके लिए, 2 लाइनों की जजमेंट, वो 11 जुलाई 2024 से, यानी पूरे 9 माह से वो फैसला महफूज है। 9 माह से उसका फैसला नहीं आया, 2 लाइनें चाहिए सर, 2 नहीं तो 4, आधे पैराग्राफ का फैसला, लेकिन वो फैसला महफूज है लेकिन बच्चा नहीं देता, 9 महीने हो गए। अब वो क्या है, वो जब जाली डिग्री वाला मामला है ना, तो वो मियां दाऊदनी बड़े मशहूर वकील है, मुज़ाहिर अली नकवी वाले, मुज़ाहिर अली नकवी फेम जो है वो साहब, उन्होंने जनाब एक दरखास्त दायर की थी ये जाली डिग्री के हवाले से, और उन्होंने ये कहा था जनाब ये जज साहब की डिग्री जाली है तो इनको उनके ओहदे से हटाया जाए। इसको कोवरेंटो कहते हैं, कोवरेंटो रेट अपनी वो कानून की जबान में। तो ये ऑब्जेक्शन केस के तौर पे उस वक्त के चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब के सामने लगी थी, और उन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए थे, और ये भी कहा था जनाब ये कोवरेंटो जनाब जज के खिलाफ कैसे फाइल हो सकती है, और दूसरा ये कि जनाब ये तो जुडिशल काउंसिल जो है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसमें मामला जाना चाहिए। तो उन्होंने फिर इसका जवाब दे दिया था, उन्होंने जनाब अगर जुडिशल काउंसिल में भी मामला पड़ा हो तो फिर भी जो है कोवरेंटो जो है रिट दरखास्त जो है दायर हो सकती है। उन्होंने मलक असद केस का हवाला दिया, वो सजाद अली शाह को नहीं हटाया था जिस केस में, वो कोटा बेंच वाला, तो वो उसने मिसाल दी, उसमें कहा गया, और इसी तरह के जज के खिलाफ जो है वो कोवरेंटो जो है वो फाइल हो सकती है, ये भी उन्होंने, और फिर इस पर जज साहब ने फैसला महफूज कर लिया था। 11 जुलाई 2024 की ये बात है, ये कोई नहीं बताएगा जनाब 9 महीने हो गए ने और 4 लाइन का फैसले ने है कि जनाब ऑब्जेक्शन दूर की है या नहीं की, रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑब्जेक्शन से ऑब्जेक्शन केस के तौर पे लगा था, और अभी तक जनाब वो पड़ा हुआ है, इंतजार हो रहा है। आखिर में मैं अर्ज करूंगा कि जनाब पेशावर में जो पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी है, सियासी कमेटी जो फैसले करती है सारे, उसका इजलास हुआ है। अली मीन गंडापुर साहब ने वो जो मिनरल्स बिल है ना, ये कह रहे हैं जनाब वफाक ले जाएगा, और जनाब शायद कोई अस्करी इदारा जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, वहाँ की मादनियाती वसाइल पे कब्जा हो जाएगा। उन्होंने जनाब उसको वो कहते हैं, वो खुद ये प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं पीटीआई वाले, वो कह रहे हैं जनाब उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया है कि जनाब ना ही तो वफाक का कोई मामला है और ना ही SIFC जो है उसका कोई मामला है, तो लेकिन ये हमने ये फैसला किया कि जनाब इसको मंजूर करवाने से पहले ना इमरान खान के साथ तफसीली और बाकायदा मुशावरत जो है ना वो की जाएगी उनके एतमाद में लेके। वो कहते गल कोई नहीं हैगी, नक्स कोई नहीं है ये, लेकिन खान साहब तो पूछना बड़ा जरूरी है। और फिर वहां वो बताया कि जनाब 8 अप्रैल को जो मुलाकात हुई थी मिनिस्टर गौहर की, जिसपे बड़ा रौला शोला पड़ गया था, उन्होंने कहा जनाब खान साहब ने बड़ी सख्ती के नाल मना कर दिता कि जिहड़े इत्थे मैनू मिल के जाते ने ना बाहर जाके कोई बयान नहीं देंगे,
अब बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि जनाब खान साहब ने सख्ती से मना किया है कि मीडिया के साथ कोई बात ना की जाए, लेकिन नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि खान साहब ने ये कहा कि जो मेरे साथ आपकी बात हुई है ये बाहर जाकर जनाब बताएं आप लोगों को। लेकिन बहरहाल ये जो कमेटी का फैसला वो ये है, एक तो आपस च लड़ाइयां खड़ी हैं, वो कहते बयानबाजी बंद करो, जेडे पार्टी के अहदेदार ने उन्होंने कट देंगे पार्टी चो, दूसरे के खिलाफ कार्रवाई होगी, इंजबाती वगैरह वगैरह। ये फैसला ये हुआ कि बाहर आके खान साहब जो मुलाकात करके आएगा, बाहर आके मीडिया के साथ कोई बात नहीं करेगा, वो तहरीरी तौर पर जो खान साहब ने कहा होगा वो पार्टी को भेजेगा, जो मरकजी सेक्रेटरी इतलात है उनके पास जाएगा, तो फिर उसके बाद वो उसको जारी करने के मजाज होंगे। यानी फिर कमेटी जो है दोबारा देखे तो कि खान साहब ने गला गुला ठीक है कि लाना कि नहीं लाना, वो कहते हैं जो खिलाफ वर्जी करेगा जनाब उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा वगैरह वगैरह। तो हलीमा खानम जो वो तो बाहर आकर जो बात करनी थी उनको आप कैसे रोकेंगे, वो तो आपकी पार्टी की वो मेंबर ही नहीं है, रुकन ही नहीं है। उनके खिलाफ जो है असल में वो कहना ये चाहते हैं कि जनाब बाहर आकर जो बातें की जाती हैं तो ये कुछ बातें जो मैंने कहा ना खलीज बन जाती है ऐसी बातों से, वो कहते हैं ऐसी बातें नहीं हो। फिर सोशल मीडिया जो इनका या यूट्यूबर जो इनके हम ख्याल समझ जाते हैं जिन्हें बड़ी अंदर ही खबर ले आते हैं, खबर देने विलाग करवा देने वगैरह वगैरह, तो वो सारे तो फिर इन्होंने अजहार अल्लाह तालिकी कर देता, जबाबंदी करती उन्होंने। और मेरा ख्याल है ये इसका फायदा भी हो रहा है इनको, ये जबाबंदी का। वो देखे ना, वो 15 फरवरी को एक केस जो है GHQ हमला केस, वो जेल में आखिरी मरतबा उसकी समाप्ति हुई थी। फिर जनाब बाहरी उसकी डेटें शेटें पड़ती रही। आज 12 अप्रैल को GHQ केस हमला केस जब लगा हुआ है और अभी तक मेरी इतला के मुताबिक इनके मुकल्लफ को नहीं बताया गया कि जनाब ये जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में इसकी समाप्त होनी है। इसका मतलब यह है कि जेल में समाप्त होगी। अब जेल में समाप्त होगी तो वकील भी जाएंगे और सारा कुछ होगा। ये इस सिर्फ बैक फुट पे जा रहे हैं PTA वाले, ये जा रहाना रवैया और ये वो सारा कुछ, इससे मुझे दस्तबरदार होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अंदर जो बैठा हुआ है उसकी जारियत खत्म हो गई है, उधर डंग निकल गया हुआ सर जी, ये मान लो। मैं बार बार कहना है गल। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।